आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम कवि नागार्जुन की सिंदूर तिलकित भाल नामक कविता को पढ़ेंगे और फिर उसके सार को व्याख्या को समझेंगे। तो पहले हमेशा की तरह से मैं पहले कविता पाठ करूंगी और उसके बाद में हम उस कविता की व्याख्या और सार पढ़ेंगे। तो लीजिए, कविता इस तरह से है। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए, कौन है वह एक जिस काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास, वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ हर्ष विषाद, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, याद आते स्वप्न, याद आते स्वप्न जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख। याद आता है मुझे अपना वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणु वन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक, पर्यंक यानी पलंग। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुमास, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं दशमांश। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय, कह रहे हैं कि यहाँ मैं दूर हूँ तो भी मैं असहाय नहीं हूँ, यहाँ पर लोग भी हैं, समूह भी हैं, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मैं अगर अपना गृह जिला छोड़ कर के किसी दूसरे गृह जिले में रहूँगा तो भी प्रवासी ही कहलाऊँगा। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी सुनोगी तुम तो उठेगी हूक, सुनोगी तुम तो उठेगी हूक, सुनोगी तुम तो उठेगी हूक। मैं रहूँगा सामने तस्वीर में पर मूक, मैं रहूँगा सामने तस्वीर में पर मूक।
सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो ये तो थी कवि की कविता, और अब हम जो है इसकी कविता की व्याख्या पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कविताओं में एक है। कवि अपने घर परिवार से दूर पड़ा हुआ अपनी पत्नी का तिलकित भाल, तिलक लगा हुआ, तिलकित का मतलब है तिलक से युक्त, भाल यानी मस्तक याद करता है, और उसी के साथ साथ जुड़ी हुई अपने गांव की प्रकृति और वहां का समूचा जनजीवन उसकी आंखों के आगे तैरने लगता है। फिर इन सब के बीच उसे पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल याद आता है। इस तरह पत्नी कवि को समूची प्रकृति और भूभाग से जोड़ने वाली सत्ता बनती है, और प्रकृति और भूभाग का जीवन पत्नी के प्रति उसके लगाव को दृढ़ करने वाला माध्यम बनता है। ये दो तरफा क्रिया नागार्जुन के प्रेम व्यापार को अधिक ऊंचे और स्वस्थ स्तर पर व्यक्त करती है। और कवि कहते हैं कि हे और पत्नी यह दो तरफा क्रिया नागार्जुन के प्रेम व्यापार को अधिक ऊंचे और स्वस्थ स्तर पर व्यक्त करती है। कवि अपने को घोर निर्जन परिस्थितियों में, यानी कि कवि अपने को घोर निर्जन परिस्थिति में पड़ा हुआ अनुभव करता है, और उसके आसपास जो लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ लोग नहीं हैं, वहाँ भी व्यक्तियों के समूह हैं, लेकिन उन सब के साथ नागार्जुन का कोई भावात्मक संबंध जुड़ नहीं पाता। लोग उसे प्रवासी समझते हैं, यानी बाहर से आए हुए व्यक्ति मानते हैं। तालमेल का ये जो अभाव है, यह है भिन्न भिन्न संस्कृतियों का भी प्रतीक है। स्वभावतः अकेले के तीव्र भाव से व्यथित कवि को अपनी पत्नी का सिंदूर लगा मस्तक याद आता है। पत्नी की स्मृति उसके अकेलेपन के अनुभव को तोड़ती है, उसे ढांढस देती है। पत्नी की स्मृति के साथ जुड़ी हुई है तरूनी गांव की, वहाँ के लोगों की और वहाँ की वस्तुओं की स्मृतियाँ भी, यानी कि अपने गांव की, पत्नी की, वहाँ के लोगों की और वहाँ की जगहों की, स्थलों की, विभिन्न स्थलों की यादें जो है कवि के साथ जुड़ी हुई हैं। उसे लगता है कि वहाँ के किसानों ने अपने मेहनत से उपजाई हुई चीज़ों जैसे अन्न पानी, सब्जी, फल फूल, कंदमूल आदि ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, उनका मुझ पर अपार ऋण है, ऐसा कवि सोचता है। और साथ में ये भी सोचता है कवि कि मैं उनका ऋण जो है चुका नहीं सकता, और विडंबना ये है चुकाऊं कैसे कि मैं आज उनसे दूर आ पड़ा हूँ। यहाँ सब चीज़ें रहते हुए भी कवि आत्मीयता और अपनेपन का अनुभव में कमी पाता है। वह कहता है कि यद्यपि यहाँ मैं दूर हूँ, असहाय हूँ, मेरा कोई काम भी नहीं रुक रहा, लेकिन अगर मर भी जाऊँ यहाँ पर तो लोग ऐसा नहीं है कि मुझे लावारिस छोड़ देंगे, परंतु फिर भी मैं यहाँ रहते हुए प्रवासी ही माना जाऊँगा। मैं उनका अपना नहीं बन पाऊँगा। स्मृति में, यादों में ही पत्नी से कहते हैं, निवेदन करते हैं कि तुम्हें जब मेरी मृत्यु की सूचना मिले तो तुम्हारे हृदय में पीड़ा उठेगी, तुम तस्वीर में मुझे देखोगी और मैं बोल नहीं पाऊँगा। अपनी इस भावना को सूर्यास्त के बिंब के माध्यम से और भी अधिक मार्मिक बनाते हुए कवि नागार्जुन कहते हैं कि शाम के आकाश के पश्चिम छोर के समान जब
लालिमा की करुण गाथा मैं सुनता हूँ, उस समय जो है सूर्यास्त की लालिमा के साथ तुम्हारे सिंदूर लगे मस्तक की जो है समानता मुझे जो है पीड़ित कर देती है। वैसे तो जो है कविता का मूल सार यही है, परंतु फिर भी मैं थोड़ा सा आपको कविता के बारे में और बता देती हूँ। कविता और कवि। कविता ये 3 खंडों में रची गई है। पहले खंड में कवि ने अपने अकेलेपन के अनुभव के बारे में बताया है। यहाँ वह अपने प्रवासी होने की स्थिति को अस्वीकार करता है और कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, निर्जीव पत्थर नहीं हूँ जिसे भाग्य जहाँ उठा के फेंक दे। दूसरे खंड में पत्नी जिस गांव में रहती है उसका पूरा सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण कवि के मस्तिष्क पर उभरता है। इस परिचित और प्रिय वातावरण के सम्मोहन से कवि जो है अपने आप को और अधिक पुष्ट महसूस करता है। तीसरे खंड में वह अपने बचपन की याद करता है। गांव के निवासियों के उपकार के प्रति कृतज्ञता से वह भर जाता है और इसलिए तत्काल दूरस्थ अपनी उपस्थिति के प्रति क्षोभ व्यक्त करके मृत्यु तक की कल्पना कर डालता है। इन तीनों खंडों के केंद्र में कवि की पत्नी, जिसका मस्तक सिंदूर के तिलक से युक्त है, कवि का जो है स्वच्छंद चिंतन के रूप में प्रकट हुआ है। कवि ने पत्नी के लिए सिंदूर तिलकित भाल का बिंब चुनकर कल्पना का परिचय नहीं दिया है, बल्कि अपने प्रेम को खासकर भारतीयों के उत्तर भारत की सांस्कृतिक विशिष्टता के माध्यम से परिभाषित किया है। सिंदूर विवाहित स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। नागार्जुन अपनी पत्नी का सुहाग हैं। वे पत्नी के मस्तक पर सुहाग के चिन्ह को ही प्रेम के प्रतीक के रूप में चुनते हैं। सिंदूर उनके लिए संस्कृति की एक रूढ़ी भर नहीं है, वह संबंधों की प्रगाढ़ता का प्रतीक चिन्ह है। सांस्कृतिक चिन्ह को मानवीय और भावात्मक संबंधों के धरातल पर परिभाषित करके नागार्जुन इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वे अपनी जनता की जातीय संस्कृति से भी गहरा लगाव और प्रेम रखते हैं। दूसरी जगह रहना, दूसरे प्रांतों में रहना उनके लिए कष्ट और वेदना का कारण इसीलिए है कि उन्हें अपने देश की जनता, प्रकृति, संस्कृति से अथाह प्रेम है। पत्नी के साथ भी उनके संबंध अंतरंग और प्रेम युक्त हैं। यही कारण है कि कविता में कवि की सभी कल्पनाएं और भावनाएं पत्नी के सिंदूर तिलकित भाल को केंद्र में रखकर ही प्रकट हुई हैं। नागार्जुन जी की कला की विशेषता ये है कि वे कला को सजा संवार कर पेश करने की जगह भावों की उदारता और विचारों की स्वस्थ विचारों पर अधिक बल देते हैं, और हम सब में यही बात उनकी स्वस्थ संस्कार उत्पन्न भी करते हैं। तो ये थी सिंदूर तिलकित भाल कविता का सार और सारांश व्याख्या। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम इनकी दूसरी कविता अकाल और उसके बाद लेकर के आएंगे, और फिर उसके बाद में प्रश्न का लेक्चर होगा जिसमें लघुत्तर और निबंधात्मक प्रश्न होंगे। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।